तो चलिए स्टूडेंट कंपोजिशन ऑफ एसएचएम को भी यहाँ पर कवर करा देते हैं। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट अगर है उस पर मैं एक फोर्स अप्लाई कर देता हूँ तो दैट बॉडी ऑसिलेट्स। ठीक है, अगर एसएचएम वाली सिचुएशन है और अगर मैं फोर्स अप्लाई कर देता हूँ और एफ इक्वल टू माइनस के एक्स वाली सिचुएशन है तो डेफिनेटली 100% द बॉडी विल ऑसिलेट। लेकिन क्या हो अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट पर और एक फोर्स अप्लाई कर दूं तो द बॉडी विल अगेन ऑसिलेट। दैट मीन्स जैसे मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ऑसिलेट कर रही है, लेकिन मैं एक फोर्स को निकाल दिया, मैंने दूसरा फोर्स डाल दिया दूसरी डायरेक्शन में तो बॉडी ऑसिलेट कर रही है। नाउ व्हाट हैपन इफ आई अप्लाई टू फोर्सेस साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी? तो दोनों फोर्स की वजह से हो सकता है दैट बॉडीज बिहेवियर विल बी स्लाइट डिफरेंट, बट डेफिनेटली स्टिल द बॉडी विल परफॉर्म ऑसिलेशंस, राइट? तो इसमें सिचुएशन मैंने क्या बताई है आपको, एक ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन, बॉडी ऑसिलेट कर रही है, उस फोर्स को निकाल दिया, दूसरा फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया, अभी बॉडी ऑसिलेट हो रही है किसी और डायरेक्शन में, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड भी अलग होगा। नाउ आई हैव अप्लाइड टू फोर्सेस साइमल्टेनियसली, इसकी वजह से मुझे अभी कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। So what will be the combination of SHM? What will be the behavior of body? What will be the new amplitude of body of body की oscillation? And what will be the new frequency? तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पढ़ना है। तो इसके लिए वेक्टर अप्रोच मैंने यहाँ पर लिया है। वेक्टर अप्रोच देखिए क्या होगा, जैसे आपको बताया जाए कि कंपोजिशन ऑफ टू SHM, तो इसमें दो चीजें होती है। पहला तो होता है इन सेम डायरेक्शन वाली केस। इन सेम डायरेक्शन मतलब मैंने दो फोर्सेस अप्लाई कर दिया है, तो जो ऑसिलेशन वाली सिचुएशन थी तो वो इन सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया मैंने। इसमें क्या होगा, तो मान लीजिए एक फोर्स की वजह से ड्यू टू अलोन सिंगल फोर्स तो मुझे एसएचएम का ये इक्वेशन मिलता था, और अगर मैं दूसरा फोर्स अप्लाई करता तो दूसरी फोर्स की वजह से मुझे कुछ इस तरीके से ये अलग एसएचएम का इक्वेशन मिलता। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास है। नाउ व्हाट आई हैव डन, आई हैव अप्लाइड बोथ ऑफ फोर्सेस साइमल्टेनियसली। तो दोनों फोर्सेस साइमल्टेनियसली अगर डाल दिया जाए तो रिजल्टेंट मोशन जो होगा वो x इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू होगा। अच्छा, इसका रिजल्टेंट क्या है, तो हो सकता है a1 और a2 इन दोनों का मिला के रिजल्टेंट कोई a मिल जाए, और ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस फाइव का मिला के ओमेगा टी प्लस थीटा मिल जाए। इन दोनों में हमने फ्रीक्वेंसी सेम ही रखा है और बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है दोनों की सेम रखी है। तो यहाँ अभी बच्चों दिक्कत क्या है समझ लो, यहाँ पर किस तरीके से वेक्टर ट्रीटमेंट पर काम कर रहे हैं। तो मैं पहले इस फॉर्मूले का देखूंगा। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है x1 इक्वल टू ए वन फॉर एम्पलीट्यूड साइन। देखिए कंडीशन यह है कि दोनों साइन होना चाहिए, तो है क्या, ये दोनों साइन है। तो साइन ओमेगा टी प्लस क्या है, तो कुछ नहीं है, जीरो है। तो इस वेक्टर को समझ लीजिए, इस वेक्टर को a1 को डाल दीजिए x एक्सिस पर, डाल दिया x एक्सिस पर। ये बात समझ में आ गई है। मैंने फर्स्ट फॉर्मूला जो दिया गया है मुझे x1 इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस जीरो है, तो मैं इसको समझ सकता हूँ कि ठीक है x एक्सिस पर मैंने ये एम्पलीट्यूड, ये जो लेंथ फिजिकली बन रहा है ये a1 के मैग्नीट्यूड के बराबर बन रहा है और इस डायरेक्शन में आ गया। फिर दूसरा इक्वेशन जो मुझे दिया गया है इसमें साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो मैं क्या कर दूंगा, ओमेगा टी प्लस फाइव है, अगर माइनस होता तो मैं नीचे जाता, प्लस है तो मैं ऊपर जाने वाला हूं। मतलब जो a2 वेक्टर मुझे दिखाना है, a2 वेक्टर दिखाना है, तो मैं a1 को अभी रेफरेंस ले लूंगा, क्योंकि a1 ओमेगा टी प्लस जीरो में था, तो ऑलरेडी रेफरेंस लाइन मुझे मिल गई है। यहां पर a2 मुझे बनाना है, तो a2 जो है ये ओमेगा टी प्लस फाइव बन रहा है, तो ओमेगा टी प्लस फाइव, तो प्लस फाइव, क्योंकि देखिए यहां पर सिर्फ ओमेगा टी था, यहां पर सिर्फ ओमेगा टी था, तो a1 को मैंने इस लाइन पर डाल दिया, इसके पास ओमेगा टी के साथ में प्लस फाइव है, तो प्लस फाइव है तो मैंने इस डायरेक्शन डाल दिया। ये चीज आपको समझ रही है, ये बात पूरी तरीके से समझ रही है, देखो दिक्कत नहीं है। तो यहां पहले a1 साइन ओमेगा टी, a1 साइन ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस जीरो है, दोनों केस चलेगी। ओमेगा टी मतलब ओमेगा टी प्लस जीरो, तो आप ऐसे भी समझ के चलो ओमेगा टी है तो रेफरेंस डाल दिया a1। अभी दूसरे के पास ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो दूसरे के पास ओमेगा टी तो है, उसके अलावा प्लस फाइव है, तो प्लस फाइव से आपको जाना है, प्लस है तो इस डायरेक्शन में, अगर माइनस फाइव होता तो नीचे जाता, तो प्लस फाइव की वजह से मैं ऊपर जा रहा हूं, कितना, तो फाइव से, देखिए फाइव से यहां तक गए। चलो मेरे पास अभी दो वेक्टर है a1 और a2, तो आपको सिंपली करना क्या है, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर वुड बी, रिजल्टेंट जिसको मैंने यहां पर a बोला है, a इज अ रिजल्टेंट
एम्पलीट्यूड, ए इज व्हाट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जिसको मैं ए बोल रहा हूं बच्चों क्या बन रहा है, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस दैट A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 और A2 और इनके बीच में एंगल आ गया cos फाइ। बस यही तरीका, ये तो वेक्टर ट्रीटमेंट है ना। बस आपको दो वेक्टर एडजस्ट करते आने चाहिए। दो वेक्टर के बारे में बात करो, अगर तीन वेक्टर तो तीन वेक्टर पर भी काम कर लेते हैं। मैं देता हूं आपको सिचुएशन भी, तीन वेक्टर की भी सिचुएशन दूंगा। तो फिलहाल समझ लो यहां पर तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट ए तो मुझे मिल गया। सेकंड बात है ये थीटा कितना, जो मैंने यहां पर थीटा दिया है, तो देखिए tan थीटा, आपने ये वेक्टर में पढ़ा है tan थीटा। तो थीटा इज एडजेसेंट टू A1 और A, तो A1 और A को जुड़ा हुआ है, A2 के साथ नहीं जुड़ा है, A1 और A के साथ जुड़ा है। तो मैं लिख दूंगा A2 साइन और A1 A2 के बीच का फाइ। देखिए फाइ समझ लीजिए एंगल किस तरीके से चॉइस करना है, जो फाइ ऑलरेडी दिया था मुझे। देखिए रिजल्टेंट जो मिल रहा है, रिजल्टेंट ने कितना एंगल तैयार कर लिया A1 के साथ में, तो मैंने थीटा बता दिया। तो थीटा, क्योंकि थीटा ही रेफरेंस था तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ थीटा मिला। तो थीटा tan थीटा इक्वल टू, तो थीटा के साथ में A और A1 जुड़ा हुआ है, A2 जुड़ा हुआ नहीं है, तो मैं A2 के बारे में बात करूंगा। A2 साइन फाइ डिवाइड बाय A1 प्लस A2 कॉस फाइ। अगर आपको दिक्कत है इस टॉपिक में तो आपको वेक्टर वाली, एक बार वेक्टर से रिलेटेड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, इसका जो एंगल होता है वो कैलकुलेशन किस तरीके से करता है उस पर काम करना है। ये आ गई सिचुएशन। अच्छा मैंने आपको बोला है कि तीन पर भी कैसे काम किया जाए, तो तीन पर इस तरीके से काम होता है। यहां लेता हूं मैं x1 इक्वल टू, अगर फॉर्मूला है मेरे पास A1 साइन ओमेगा टी, दिख रहा है आपको? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। x1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, x2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और x3 इज इक्वल टू A3 साइन ओमेगा टी प्लस बीटा डाल देता हूं। तो कैसे करना है, यहां पर रेफरेंस है ओमेगा टी प्लस 0 इसके साथ में होगा, तो इसको पहले रेफरेंस लाइन डाल दो, तो ये A1। फिर इसके पास ओमेगा टी के अलावा अल्फा भी है, तो A2 ओमेगा टी प्लस अल्फा। चलिए अल्फा, अभी हम इमेजिन करते हैं कि लेट बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा को अल्फा से ज्यादा है ऐसे मान के चलते हैं, तब ये डायग्राम वैलिड हो पाएगी। आगे की नहीं है तो उस तरीके से अलग हो जाएगा। तो इमेजिन कर लो कि बीटा थोड़ा ग्रेटर है, तो होगा क्या, देखिए एंगल तो रेफरेंस लाइन से ही मेजर करना है, एंगल रेफरेंस लाइन से ही मेजर करना है। तो अभी A3 ओमेगा टी प्लस, तो ओमेगा टी के साथ में, मतलब ओमेगा टी मतलब ये रेफरेंस लाइन मैंने जो अज्यूम किया था उसके साथ में ये A3, और यहाँ बच्चों आ गया एंगल बीटा। तो अभी इस पर क्या करना है, आपको वेक्टर वाली ट्रीटमेंट देना है, बस वेक्टर के हिसाब से इस पर काम करा के लेना है। गॉट इट बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट सिचुएशन है परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर है तो एक माइनर बदलाव लिया है मैंने, थोड़ा सा चेंज हुआ है। x1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, x इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, और x2 की जगह पर y डाल दिया, क्योंकि दो अलग अलग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम हो रहा है। लेकिन फिर भी इनके इक्वेशन देखिए, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, ऐसे इस तरीके से है। तो ये कैसे इक्वेशन लाया जाए, पहले अगर फाइ की वैल्यू 0 होती तो x तो है भैया A1 साइन ओमेगा टी, और y की वैल्यू मिल गई मुझे A2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में ऐसे करा देता हूँ, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 करा देता हूँ। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 करा दिया तो y बाय एक्स इज इक्वल टू आ गया A1 बाय A2, मतलब y इज इक्वल टू आ गया है A1, एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि y बाय एक्स कराया मैंने, तो A2 डिवाइडेड बाय A1, तो A2 डिवाइडेड बाय A1 मल्टीप्लाई बाय x। तो बच्चों ये तो y इज इक्वल टू mx की तरह ही आ रहा है, और A1 A2 दोनों की वैल्यू यहाँ पर तो पॉजिटिव मेंशन की नहीं है, लेकिन दिख रही है वैसे देखा जाए तो अगर पॉजिटिव है तो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। स्लोप कितना, तो m जो है इसी को स्लोप कहा जाता है,
tan थीटा, ये थीटा अगर मानते हैं, अच्छा थीटा हाँ ले सकते हैं, थीटा इज नथिंग बट स्लोप इज नथिंग बट m इज नथिंग बट यहाँ पर a2 डिवाइडेड बाय a1 होगा। ये आ गया इस पर। क्या हो अगर एंगल पाए हो? देखिए अलग अलग क्वेश्चन है, इसको लर्न तो नहीं करना है, मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब आपने रूटीन वर्क में मेमोराइज करा कर रख दिया, ऐसे नहीं करना है, मेमोराइज नहीं कराना है। ये दो फॉर्मूले अगर दिए तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, एक दो बार राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लो। अगर फाई की वैल्यू पाए है तो होता क्या है, एक्स तो वैसे ही बनने वाला है a1 साइन ओमेगा टी, लेकिन y जो बन रहा है बच्चों वो हो गया a2 साइन यहाँ पर ओमेगा टी प्लस पाए, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट भी हमने क्रॉस करा लिया है तो यहाँ पर साइन का कन्वर्शन निगेटिव आ जाएगा, तो -a2 साइन का साइन ही रहने वाला है साइन ओमेगा टी, ये y। तो अगर मैं y बाय एक्स करा देता हूँ तो मेरे पास a2 बाय a1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू निगेटिव a2 बाय a1 टाइम्स x। ऐसे ही इक्वेशन है, सिर्फ इसमें स्लोप निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव आने की वजह से ये ऐसे रिवर्स हो गया, तो बस ऐसे हो गया। अभी अगर आप सोचोगे तो यहाँ पर, अगर आप सोचोगे यहाँ पर कि इसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, तो रिजल्टेंट के लिए अगर बात करें तो चलिए किसी एक इक्वेशन को ले लें, यहाँ पर 1 और 2 को है तो 1 को स्क्वायर करा देते हैं, 1 का स्क्वायर करा देते हैं और 2 का भी स्क्वायर करा देते हैं और ऐड करा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आने वाला है, a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और दोनों में से साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर बात करें तो अगर ये x है और ये y है तो यहां से यहां तक r बनने वाला है ना। देखिए पार्टिकल जो है वो क्या होने वाला है, पार्टिकल जो है ऐसे ऑसिलेट होने वाला है, ना पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, रिजल्टेंट इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, तो यहां से यहां तक इसका एम्पलीट्यूड बन रहा है। तो अब मेरे फॉर्मूले में देखिए x और y तो है, तो हाइपोटेन्यूज अगर ले लेता हूं मैं r, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मीनिंग आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो r की वैल्यू मिल चुकी है मुझे रूट ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और बच्चों बाहर साइन ओमेगा टी, यहाँ पर साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मुझे रिजल्ट मिल चुका है, तो ये एम्पलीट्यूड वाला रिजल्ट मिल चुका है, ये एम्पलीट्यूड का रिजल्ट मिल चुका है, एम्पलीट्यूड जो है आर जो है ये एम्पलीट्यूड का इक्वेशन इस तरीके से आर इक्वल टू मिल गया, गॉट इट। और ये साइन पर डिपेंड है, मतलब ये ऑसिलेशन चल रहा है इस तरीके से ये ऑसिलेशन चल रहा है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर देखिए अगर x1 की वैल्यू a1 या x1 तो नहीं अभी x ही है, तो x की वैल्यू अगर a1 साइन ओमेगा टी है और y की वैल्यू a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, तो ये सेकंड इक्वेशन जो है a2 कॉस ओमेगा टी हो जाएगा y की वैल्यू। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करा दूं तो a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ a1 स्क्वायर मिल गया प्लस a2 स्क्वायर, इसमें तो नहीं होने का, ठीक है ये एक इक्वेशन हो सकता है, चलिए इसको करने की जरूरत है, कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं। इसको ऐसे करने से बेहतर तरीका ऐसा होगा, गलत तो नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं बच्चों, x बाई a1 को मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और y बाई a2 को जो है वो है यहां से उठा लेता हूं ये कॉस ओमेगा टी, तो अभी इसको और इसको मैं स्क्वायर और ऐड करा देता हूं, एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर प्लस इसका y स्क्वायर बाई a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ राइट, एक्स स्क्वायर बाय a1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इससे क्या हुआ,
एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए टू स्क्वायर आपको मिल चुका है 1। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन गया, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन गया। तो इलिप्स यहां पर रख दिया इलिप्स की वैल्यू, और ये एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन चल रहा है। ठीक है, ये सिचुएशन तो आ गई है। और अगर लास्ट में बताया गया इफ अगर एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, तो एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अगर सेम है तो वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर, जो कि सर्कल के रिलेटेड इक्वेशन मिल चुका है। ये सर्कल का इक्वेशन मिल चुका है, तो आपको यहां पर मिल जाएगा सर्कल। तो बस बेसिकली ये कुछ कंडीशन होती है जो कंपोजिशन ऑफ एसएचएम में बनती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर प्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। पहले इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करा देता हूं, तो 10 साइन इस पाई बाय 4 को मैं अंदर ला देता हूं, तो यह आ जाएगा 3 पाई टी प्लस यह आ गया पाई बाय 4। ये इक्वेशन बन गया। फिर y2 इज इक्वल टू 5 साइन 3 पाई टी प्लस 5 रूट, ये कॉस आ गया। तो मैं इसको भी मॉडिफाई करा देता हूं, कैसे कराना है देखो, 5 साइन 3 पाई टी प्लस ये 5 रूट 3 और कॉस को मैं लिख देता हूं साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाय 2। देखिए मैंने इक्वेशन को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करा दिया है। ये कैसे समझेगा मॉडिफाई करा है, तो ऐसे समझ लो, ये एक ऑसिलेशन था और इसमें 2 ऑसिलेशन है। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है 3 ऑसिलेशंस के बारे में। अगर 3 ऑसिलेशंस दिए गए तो क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ रेफरेंस लाइन के हिसाब से बात करने से बेहतर तो मुझे ये लग रहा है पहले मैं इन दोनों पर काम करा दूं। तो सॉरी, इस पर काम कराते समय जैसे अगर मैं बात करूं तो ये एक ऑसिलेशन का टाइप बन रहा है और ये दूसरा ऑसिलेशन का टाइप बन रहा है। इसका ये जो एम्पलीट्यूड है इसको A1 मान के चलते हैं और इसके एम्पलीट्यूड को हम A2 मान के चलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ओमेगा टी प्लस कुछ नहीं है तो ओमेगा टी ही है, तो इसको रेफरेंस ले लेता है। तो यह आ गया वेक्टर 5। और दूसरा वेक्टर अगर बात करें तो 5 रूट 3 कितना है, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 मतलब यहां पर आ जाएगा ये 5 रूट 3। इन दोनों के बीच का एंगल बन गया बच्चों 90 डिग्री। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट निकालना है मुझे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनने वाला है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 90 तो 0 हो जाएगा तो आगे सॉल्व नहीं करना है। तो यहां पर ठीक है, ए स्क्वायर है ना 25, ये 75, ये 100, मतलब ये आ गया 10। तो इस इक्वेशन में भले ही मुझे 2 अलग अलग एम्पलीट्यूड दिख रहे हैं, लेकिन इस इक्वेशन का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 10 है। इस इक्वेशन का y2 का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, y2 का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो बन रहा है वो 10 बन रहा है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना बन रहा है, 10 बन रहा है। साइन 3 पाई टी प्लस, अभी थीटा लेना है, थीटा कैसे लिया जाए वो देख लो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मिला है, तो मान के चलिए ये रिजल्टेंट है आपका, रिजल्टेंट है r इक्वल टू 10 और ये मान लीजिए थीटा है। तो थीटा की वैल्यू कितनी, तो थीटा की वैल्यू अगर बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड मतलब 5 रूट 3 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड 5, तो ये आ गया रूट 3, राइट। तो कितना होता है, रूट 3 जो होता है ये 60 डिग्री से रिलेटेड होता है। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री मिल गया, मतलब पाई बाय 3 मिल चुका है। तो यहां पर आ जाएगा पाई बाय 3। तो इस तरीके से सेकंड इक्वेशन, जरूरी नहीं था, मैंने उसको सिर्फ डाल दिया, अभी रिक्वायरमेंट तो उसकी नहीं थी, बट इस तरीके से अगर इक्वेशन कोई पूछे इसका रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बनेगा, तो अभी जो हमने पढ़ा है उसी बेसिस पर मैंने लिया। अभी करना क्या है, लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स। तो एक इक्वेशन तो ये थी क्वेश्चन के हिसाब से और दूसरा ये था क्वेश्चन के हिसाब से।
तो दोनों का एम्पलीट्यूड अगर बात करें तो इसका एम्पलीट्यूड भी 10 है और इसका एम्पलीट्यूड दिखने में 5 और ये सब चीजें दिख रही थी, लेकिन ये एम्पलीट्यूड यहां पर भी 10 है। तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड अगर बात करें, अभी कैसे बताया जाए, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ y1, चलो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, तो इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड दोनों का डिवीजन 1 ही आने वाला है। दूसरी चीज, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ टू मोशन, टाइम पीरियड ऑफ टू मोशन, तो टाइम पीरियड के बारे में बात करूं तो ओमेगा देख लीजिए, इसका ओमेगा अगर देखेंगे तो ओमेगा 3 पाई है, ओमेगा एक का ओमेगा 3 पाई है, और ये जो दूसरा दिख रहा है इसका भी लास्ट में अगर रिजल्ट देखोगे तो ओमेगा 3 पाई ही है। तो दोनों का ओमेगा अगर 3 पाई है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड व्हाट आर द टाइम पीरियड्स ऑफ टू मोशन। चलो टाइम पीरियड ऑफ टू मोशन t इक्वल टू ट्वाइस पाई बाय ओमेगा ही लिखना है, तो ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा कितना है, तो ये 3 पाई है, पाई पाई कैंसिल तो 2/3 सेकेंड, ये टाइम पीरियड मिलने वाला है। देखिए क्या हो गया, टाइम पीरियड किस तरीके से निकाला आपको समझ में आ रहा है। टाइम पीरियड के लिए मुझे ओमेगा की रिक्वायरमेंट थी, तो ओमेगा टी, तो ये ओमेगा 3 पाई है, इसका भी ओमेगा 3 पाई ही दिख रहा है, तो हर तरफ 3 पाई, तो कोई रेशो निकालने की जरूरत नहीं है। टाइम पीरियड ट्वाइस पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा किसी एक का निकाल दिया तो भी आंसर मिल जाएगा। ओके, गॉट इट, ठीक है बच्चों। चलिए ये हो गया कंपोजिशन ऑफ एसएचएम।